हेलो दोस्तों। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जिंदा रहते हुए अधूरे रह जाते हैं, लेकिन मरने के बाद भी खत्म नहीं होते। और जब प्यार मौत की हद पार कर जाए तो वो मोहब्बत नहीं रहती, वो एक साया बन जाती है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही खौफनाक लव हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ जो सिर्फ डराती नहीं, बल्कि धीरे धीरे आपके अंदर उतरती चली जाती है। ये कहानी शुरू होती है कोटा से, लेकिन इसका अंजाम देहरादून की उन गलियों में होता है जहां रात के बाद सुबह कभी वैसी नहीं रहती। रोहित उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला, नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ, शांत स्वभाव, कम बोलने वाला, लेकिन पढ़ाई में हमेशा आगे। उसकी जिंदगी बहुत सादी थी, घर, किताबें और सपने। उसी स्कूल में पढ़ती थी एक लड़की, इशिका। इशिका बायोलॉजी की स्टूडेंट थी। दिखने में सादगी, बातों में ठहराव और आंखों में वो मासूमियत जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है। क्लासेस अलग अलग थीं, इसलिए आमने सामने बात कम होती थी, लेकिन कहते हैं ना, अगर किस्मत को दो लोगों को मिलाना हो तो वो रास्ता खुद बना लेती है। एक दिन फेसबुक पर रोहित को इशिका की फ्रेंड रिक्वेस्ट दिखाई दी। पहले झिझक, फिर एक्सेप्ट। शुरुआत हुई बिल्कुल नॉर्मल चैट से। सब्जेक्ट कौन सा है, आगे क्या करना है, कहाँ से प्रेपरेशन। लेकिन कुछ ही दिनों में ये चैट रोज की जरूरत बन गई। दिन कब रात में बदल जाता पता ही नहीं चलता। 2019 आया। दोनों ने 12th पास की। नंबर अच्छे थे, सपने बड़े। रोहित इंजीनियरिंग बनना चाहता था, इशिका डॉक्टर। और फिर आया वो फैसला जिसने इन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कोटा। कोटा, जहां हर गली में सपने रहते हैं और हर कमरे में डर। दोनों ने अलग अलग कोचिंग में एडमिशन लिया। स्ट्रीम अलग थी, रोहित इंजीनियरिंग, इशिका मेडिकल। क्लासेस अलग बिल्डिंग्स में थीं और बिल्डिंग्स के बीच काफी दूरी। लेकिन प्यार दूरी नहीं देखता। रविवार को टेस्ट के बाद मिलना, कभी चाय, कभी यूं ही घूमना, कभी एक दूसरे को मोटिवेट करना। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। और यही वो वक्त था जब पढ़ाई पीछे छूटने लगी। 1 साल बीता, रिजल्ट आया। ना रोहित का सिलेक्शन हुआ, ना इशिका का। कारण आपको समझ में आ रहा होगा। रोहित टूट गया। उसने कोटा छोड़ दिया। और तभी दुनिया पर कोरोना का साया पड़ गया, लॉकडाउन। इशिका भी घर लौट आई। कुछ महीने बीते, रिजल्ट तो बदलने वाला नहीं था। इशिका ने फैसला किया एक और ड्रॉप, क्योंकि नीट में मौके ज्यादा होते हैं। रोहित मीनवाइल एक इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर चुका था। इशिका वापस कोटा आई, लेकिन इस बार किस्मत ने उसे वहां टिकने नहीं दिया। सेकेंड वेव, क्लासेस ऑनलाइन। घर लौटने की बजाय वो चली गई देहरादून, अपनी बुआ के घर। और यहीं से कहानी ने धीरे धीरे डरावना मोड़ लेना शुरू किया। देहरादून में इशिका की कजिन थी पूजा, हम उम्र, खुला स्वभाव। पूजा का बॉयफ्रेंड था सारांश, और सारांश का दोस्त यश। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन यश की नज़र इशिका पर टिक गई। पहले फ्रेंडशिप की बात, फिर चैट्स, फिर मिलने की कोशिश। इशिका ने मना किया, लेकिन पूजा की जिद और बार बार की मुलाकातों ने दूरी कम कर दी। इधर रोहित फोन पर इशिका का इंतजार करता रहता, लेकिन अब कॉल्स कम होने लगीं, रिप्लाईज लेट, बातों में इरिटेशन। एक दिन रोहित ने कॉल किया। पहली बार इशिका ने उसे डांट दिया, बार बार कॉल मत किया करो, मैं पढ़ रही हूं। 2 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। रोहित टूटने लगा। खाना कम, नींद कम, चेहरा पीला। उसका रूममेट उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने साफ कहा स्ट्रेस ज्यादा है। इसी बीच उनका दोस्त कनुज आया। रोहित ने सब बता दिया। कनुज हंसा और बोला प्यार में वशीकरण करवा देते हैं। रोहित इन बातों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन अब वो सोचने की हालत में नहीं था। तीनों एक तांत्रिक के पास पहुंचे। बाबा ने इशिका की फोटो देखी, ध्यान लगाया और फिर बोला इस लड़की पर पहले से वशीकरण है। रोहित सन्न रह गया। किसी और ने इसे अपने वश में किया है और वो इसे इस्तेमाल कर रहा है। बाबा ने मिठाई दी, इसे खिला दोगे तो ये बच सकती है। लेकिन इशिका से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तभी रोहित को याद आया देहरादून का पता। तीनों देहरादून पहुंचे। एक दिन उन्होंने देखा इशिका जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर अकेली खड़ी थी। रोहित उसके सामने गया।
इशिका की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। कुछ पल और वो वहां से चली गई। उसी रात रोहित को नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे कोई उससे कुछ छुपा रहा है। उस रात रोहित को नींद नहीं आई। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन आंखें खुली हुई थीं। बार बार वही चेहरा सामने आ रहा था, इशिका का। उसकी आंखों से गिरते आंसू, वो खामोशी और जंगल की तरफ जाती हुई उसकी परछाई। रोहित के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर वो सच में गलत थी तो रोते हुए क्यों जा रही थी? अगले दिन तीनों दोस्त देहरादून से वापस लौट आए। कनुज और दूसरा दोस्त रोहित को समझाते रहे कि भूल जा उसे, तू बस खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। और रोहित ने कोशिश भी की। फोन कम चेक करने लगा, कॉलेज पर ध्यान देने लगा, लेकिन कुछ चीजें कोशिश से नहीं भूलती। 2 दिन बाद रात करीब 11 बजे रोहित के फोन पर अचानक एक कॉल आई। नंबर देखते ही उसके हाथ कांप गए। इशिका। रोहित ने जैसे तैसे कॉल उठाया। उधर से बहुत धीमी आवाज आई, रोहित, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, बस मुझे माफ कर देना। इशिका, सुनो, तुम कहाँ हो, क्या हुआ? लेकिन जवाब नहीं आया। कॉल कट चुकी थी। रोहित ने बार बार कॉल मिलाया, मैसेज भेजे, कोई जवाब नहीं। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ उसका नंबर ब्लॉक हो चुका था। उस रात रोहित पूरी तरह टूट गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ये कॉल क्यों आई और सिर्फ माफी क्यों मांगी गई। और फिर जो हुआ, उसने सब कुछ बदल दिया। 2 दिन बाद रोहित के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज भेजने वाली थी पूजा। मैसेज सिर्फ एक लाइन का था, इशिका नहीं रही। रोहित के हाथ से फोन गिर पड़ा, पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दोस्त घबरा गए। पूछने पर रोहित ने कांपती आवाज में सब बता दिया। रोहित ने तुरंत पूजा को कॉल किया। उधर से रोती हुई आवाज आई, उसने अपनी जान दे दी, हम डेड बॉडी को उसके घर ले जा रहे हैं। रोहित ने कहा, मुझे आखिरी बार उसे देखना है। लेकिन जब तक रोहित अपने गांव पहुंचा, तब तक इशिका को शमशान घाट ले जाया जा चुका था। दूर से जलती हुई चिता और उठता हुआ धुआं। रोहित वहीं खड़ा रहा, आंसू बहते रहे। कुछ देर बाद वो बिना किसी से मिले वापस लौट आया। सबको लगा कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन असल में यहीं से कहानी शुरू हुई थी। शमशान से लौटने के कुछ ही दिनों बाद रोहित की हालत बिगड़ने लगी। रात में वो चौंक कर उठ जाता। उसे लगता कोई उसके पास बैठा है। सपनों में इशिका आने लगी, लेकिन अब वो वैसी नहीं दिखती थी जैसी जिंदा रहते हुए थी। उसकी आंखें गहरी थीं, आवाज भारी। धीरे धीरे रोहित का शरीर कमजोर पड़ने लगा। चेहरे पर अजीब सा नीलापन आने लगा। घरवालों ने डॉक्टर दिखाए, रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं, लेकिन हालत और बिगड़ती जा रही थी। रोहित कॉलेज जाना बंद कर चुका था। जब उसके दोस्त मिलने आए तो उसकी हालत देखकर घबरा गए। मां रो रो कर बेहाल थी। तभी दोस्तों ने रोहित की मां को सारी सच्चाई बता दी। वशीकरण, बाबा, इशिका की मौत, सब कुछ। और फिर एक फैसला लिया गया। रोहित को कुछ बताए बिना उसे डॉक्टर दिखाने के बहाने उसी बाबा के पास ले जाया गया जहां पहले वो लोग गए थे। बाबा ने रोहित को देखते ही कहा, ये अकेला नहीं आया है। रोहित को सामने बिठाया गया। पूजा शुरू हुई। कुछ ही देर में रोहित बेहोश हो गया, लेकिन बाद में दोस्तों ने बताया वो बेहोश नहीं था। उसके शरीर में इशिका की आत्मा आ चुकी थी। बाबा ने मंत्र पढ़े और अचानक रोहित की आवाज बदल गई। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये आवाज इशिका की थी। बाबा ने पूछा, तो क्या चाहती है? जवाब आया, मैं रोहित से शादी करना चाहती हूं। बाबा ने सवाल किया, अगर इतना प्यार था तो खुद को खत्म क्यों किया? तभी इशिका ने सच बताया। यश में उसका इस्तेमाल किया, फिर उसे ब्लैकमेल किया और छोड़ दिया। मैं रोहित को धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन मैं अपने होश में नहीं थी। उसने बताया कि शमशान घाट से वो रोहित के साथ ही लौट आई थी। अब वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। बाबा ने साफ कहा, यह मुमकिन नहीं है। कुछ देर चुप्पी रही। फिर बाबा ने कहा, अगर हम तेरी शादी करवा दें तो तू इसे छोड़ देगी? आत्मा ने कहा, हां,
लेकिन 7 फेरे होंगे। रात के उस डरावने माहौल में अग्नि जलाई गई, मंत्र पढ़े गए। रोहित और उस अदृश्य आत्मा के 7 फेरे करवाए गए। इसके बाद बाबा ने तावीज, रक्षा सूत्र पहनाया। अचानक रोहित जमीन पर गिर पड़ा। कुछ पल बाद उसकी सांसें नॉर्मल हो गईं। इशिका जा चुकी थी। आज रोहित जिंदा है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। और अगर उसके दोस्त उस दिन उसका साथ ना देते, तो शायद इशिका उसे अपने साथ ले जाती। इसीलिए कहते हैं, इस दुनिया में अगर कोई रिश्ता सबसे ताकतवर है, तो वो दोस्ती है। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक लव हॉरर स्टोरी। अब आप बताइए, क्या आप वशीकरण जैसी चीजों पर विश्वास करते हैं? और क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई जाने के बाद भी आपके आसपास मौजूद है? अगर आपके पास भी कोई रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है, तो उसे कमेंट में जरूर शेयर करें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अपनी अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए और सुनते रहिए।